Hey guys, I am Rahul Chaudhary. Welcome back to another video of class 11th accounting. This is your chapter number 5 accounting equation. It's a very important chapter. So let's start. First of all, we have to discuss meaning of accounting equation. What do you mean by accounting equation? So अगर अकाउंटिंग क्वेश्चन के लास्ट में इक्वेशन लग रहा है, इक्वेशन इट इज़ अ काइंड ऑफ अ मैथमेटिकल टर्म. इक्वेशन का मतलब जहाँ पर हम किसी दो वेरिएबल को इक्वेट करेंगे, तो यहाँ पे वो दो वेरिएबल क्या होंगे, एक फर्म की एसेट और एक फर्म की लायबिलिटी. आप इन दोनों ही को क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे. चलते हैं इसके मीनिंग पर. Okay, so an accounting equation is a mathematical expression. एक mathematical expression होता है which shows that, जो कि शो करता है asset and liability of a firm are equal. जितनी भी फर्म की एसेट होती है और जितनी फर्म की लायबिलिटी होती है बोथ आर द इक्वल. एक ऐसा एक्सप्रेशन है जहाँ पर आप ये शो करते हैं, एक ऐसा इक्वेशन है जहाँ पर आप ये शो करते हैं कि एक फर्म की एसेट और फर्म की लायबिलिटी दोनों ही इक्वल होती है. बेस्ड ऑन डबल एस्पेक्ट, और ये डबल एस्पेक्ट पर बेस्ड होती है. डबल एस्पेक्ट पर बेस्ड का मतलब एक हर एक ट्रांजेक्शन के, ये एवरी ट्रांजेक्शन के एटलीस्ट दो इफेक्ट होते हैं, दो एस्पेक्ट होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट. तो वो दोनों ही एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करते हुए उसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है ये आपका अकाउंटिंग क्वेश्चन. नेक्स्ट एक बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला है. जो एक फर्म की एसेट होती है, एसेट का फॉर्मूला क्या होता है, एसेट कैसे कैलकुलेट की जाती है, लायबिलिटी प्लस कैपिटल. लायबिलिटी प्लस कैपिटल दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें फर्म की एसेट मिल जाएगी. और अकाउंटिंग क्वेश्चन इज ऑल्सो नॉन एज बैलेंस शीट. अकाउंटिंग क्वेश्चन को हम बैलेंस शीट के नाम से भी जानते हैं. एक ऐसी शीट जहाँ पर दोनों चीज़ बैलेंस्ड है. बैलेंस कौन कौन सी, वो दो चीज़, एसेट और लायबिलिटी. तो अकाउंटिंग क्वेश्चन को हम बैलेंस शीट के नाम से भी जानते हैं. नेक्स्ट है फॉर्मेट ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन. कि फॉर्मेट क्या है अकाउंटिंग इक्वेशन का. तो फॉर्मेट सिंपल सा होता है. एसेट से पहले एक पर्टिकुलर का कॉलम बनाते हैं, जो कि मैंने नहीं बनाया है यहाँ पे, लेकिन एसेट से पहले पर्टिकुलर का कॉलम बनाते हैं जिसमें या ट्रांजेक्शन जिसमें हम ट्रांजेक्शन लिखते हैं. और फिर एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल. इसके एसेट के नीचे इनके सब हेड्स बनते हैं, वो अभी हम सीखेंगे कैसे कैसे. और फिर लायबिलिटी के नीचे भी इनके सब हेड्स बनते हैं. तो बेसिकली ये एसेट और एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ये दोनों ही क्या आना चाहिए, हर इक्वेशन, हर न्यू इक्वेशन के बाद ये इक्वेट होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए, इक्वल आना चाहिए. ठीक है, वो हम धीरे धीरे सीखेंगे. तो नेक्स्ट टॉपिक इज सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका बेस्ड है, इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन्स ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन. जितनी भी आपको ट्रांजेक्शन दी जाती है उनके क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर करते टाइम, तो वो हम इफेक्ट के ऊपर काम करेंगे. मेन आपका यही है, अगर आपको ये इफेक्ट अच्छे से आते हैं तो आप इजिली अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर कर पाएंगे. सो एक एक करके हम इफेक्ट पढ़ेंगे ट्रांजेक्शन के. सबसे पहला ट्रांजेक्शन है, ही कमेंस बिजनेस विद 20,000 एज कैपिटल. कमेंसेस का मतलब होता है कि स्टार्ट करना, टू स्टार्ट. ये अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है 20,000 कैपिटल को लगा करके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि हम जब भी अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं तो हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, ना कि पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से. तो अगर वो 20,000 रुपये बिजनेस कैपिटल लगा रहा है तो बिजनेस के पास तो पैसा आ रहा है, और बिजनेस के पास कैश आ रहा है और कैश आएगा, तो आप उसको क्या करेंगे, प्लस करके दिखाएंगे. तो बेसिकली बिजनेस के पास कैश आएगा तो कैश में 20,000 आप प्लस करेंगे. और कैश बेसिकली एसेट होती है, फर्म की संपत्ति होती है. तो एसेट में कैश का कॉलम बनाएंगे, मतलब एसेट के नीचे लिखेंगे फॉर्मेट में. ठीक है, और वो 20,000 कैश में ऐड कर देंगे. और साथ के साथ फर्म की क्या हो रही है, लायबिलिटी भी बढ़ रही है उस ऑनर के प्रति. ठीक है, उस ऑनर के टूवर्ड्स फर्म की लायबिलिटी भी इंक्रीज होगी, तो एज अ कैपिटल भी आ रहा है वो. ठीक है, तो कैपिटल में भी आप 20,000 ऐड करेंगे. तो बेसिकली पहले ट्रांजेक्शन की जो दो इफेक्ट है वो क्या होंगे, 20,000 आप कैश में ऐड करोगे और 20,000 आप कैपिटल में भी ऐड करोगे, दो इफेक्ट, और दोनों ही यहाँ पे इक्वल चल रहा है. नेक्स्ट है परचेज फर्नीचर फॉर 500 इन कैश. आपने एक फर्नीचर परचेज करा 500 रुपये इन कैश में. तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि आपके पास से कैश गया होगा. कैश गया होगा तो एसेट कम हुई होगी. कैश गया है तो एसेट्स कम हुई है, तो कैश एसेट्स में आता है तो एसेट्स में कॉलम बनाएंगे. वही कैश या बन रहा है तो उसी में से आप डिडक्ट करेंगे 500 रुपीज़. और नेक्स्ट एसेट में फर्नीचर भी तो आया होगा, क्योंकि आपने फर्नीचर परचेज करा है. तो एक अगर कैश गया है तो दूसरा एसेट फर्नीचर के नाम का आया भी तो है, तो फर्नीचर का आप कॉलम बनाएंगे एसेट में और उसमें 500 रुपीज़ ऐड कर देंगे. तो ये दो इफेक्ट परचेज फर्नीचर फॉर कैश के, कैश गया और फर्नीचर आया. नेक्स्ट है परचेज गुड्स फॉर 2,000 रुपीज़ इन कैश. अब यहाँ पे आपने गुड्स परचेज करें कैश में. ठीक है, कैश में गुड्स परचेज करें, इट्स वेरी ऑब्वियस कि कैश तो जाएगा ही जाएगा. तो कैश तो जाएगा ही जाएगा, तो एसेट में कैश में से आप माइनस कर दीजिए. लेकिन यहाँ पे गुड्स परचेज करें, किसी पर्टिकुलर कॉमोडिटी का नाम नहीं दिया. जैसे ऊपर वाले पार्ट में हमने देखा कि वो पर्टिकुलर बोल रहे हैं कि फर्नीचर परचेज करा, लेकिन यहाँ पे नहीं बोला गया, गुड्स बोला गया है. तो जब गुड्स बोला जाएगा तो आप क्या करेंगे, स्टॉक का कॉलम बनाएंगे. स्टॉक इट इज़ अ काइंड ऑफ अ असेट, तो ये भी एक असेट है. तो असेट में स्टॉक का कॉलम बना के इसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि परचेज किया है गुड्स तो वो भी आया ही होगा, तो चलो ऐड, और कैश किया होगा तो वो माइनस. आगे चलते हैं. नेक्स्ट है फोर्थ, यानी परचेज गुड्स फॉर
₹5000 ऑन क्रेडिट कि आपने गुड्स परचेज करे हैं 5000 रुपये उधार। क्रेडिट का मतलब होता है उधार, तो उधार परचेज करें। इट्स वेरी ऑब्वियस कि गुड्स तो आए होंगे, चाहे कैश में परचेज करो चाहे उधार परचेज करो, गुड्स तो आए होंगे, गुड्स तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि गुड्स आपने परचेज करो तो स्टॉक के नाम का आप कॉलम बनाओगे और स्टॉक में ऐड करोगे। सेकंड, उधार परचेज करें तो इस बार कैश नहीं गया होगा आपके पास से, कैश नहीं गया, लेकिन कहीं ना कहीं आपके आपने जिससे उधार परचेज करा उसके प्रति आपकी लाइबिलिटी तो अराइज हो रही है, उसके प्रति आपका कर्जा तो अराइज हो रहा है, जिम्मेदारी तो बन रही है उसके प्रति। इसका मतलब वो लाइबिलिटी तो है, तो आपको लाइबिलिटी में क्रेडिटर के नाम का कॉलम बनाना पड़ता है, क्योंकि अब आपको उसको पेमेंट करने हैं, क्योंकि आपने उससे उधार परचेज कराए, क्रेडिट परचेज कराए, तो अब जब तक उसको पैसे नहीं देंगे तब तक वो बंदा आपके लिए क्रेडिटर बना रहेगा। तो इसीलिए लाइबिलिटी में आप क्रेडिटर का कॉलम बना के 5000 रुपीज़ उसमें ऐड करोगे, क्योंकि आपकी लाइबिलिटी भी बन रही है उसके प्रति। तो दो इफेक्ट इसकी ये। फिर सोल्ड फर्नीचर फॉर 3000 रुपीज़ इन कैश। अब आप सोल्ड कर रहे हैं फर्नीचर कैश में, अगर आप फर्नीचर कैश में सोल्ड कर रहे हैं तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि कैश तो आएगा ही आएगा, बेचने से पैसा तो आएगा ही आएगा, और कैश में सोल्ड कर रहे हैं तो कैश आएगा। तो कैश में आप 3000 रुपीज़ क्या करेंगे, बेसिकली ऐड करेंगे, और स्टॉक आपके पास से चला जाएगा, क्योंकि आपने गुड्स बेचे हैं तो स्टॉक कम भी तो हुआ होगा, तो स्टॉक चला जाएगा कितना, जितने का बेचा है 3000 रुपीज़ का, ठीक है। तो कैश में ऐड और स्टॉक में से माइनस। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स टू 5000 रुपीज़ टू सोहन। अब आपने ना किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को बेचे, इसका नाम सोहन है। अगर आप देखिए उधार बेच रहे हैं, इसका मतलब अगर नाम आ रहा है तो नाम का मतलब उधार। देखिए जनरली अगर आप कोई कैश में परचेज करते हैं तो शॉपकीपर को आपके नाम से मतलब नहीं होता, लेकिन अगर आप उधार परचेज करें तो वो आपके नाम की डायरी बनाएगा, या जो भी है वो आपका नाम मेंशन करेगा। तो जब भी नाम आता है तो समझ जाइए कि वो क्रेडिट परचेज है। नाम का जिक्र तभी किया जा रहा है जब वो क्रेडिट परचेज है, तभी तो उसका मतलब है कि नाम से एटलीस्ट पॉइंट आउट कर पाएगा कि हाँ इस बंदे को मैंने उधार बेचा या खरीदा। तो जब भी नाम आएगा समझ जाइए कि क्या वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। तो अगर आपने सोहन को 5 रुपये के गुड्स बेचे हैं, इट्स वेरी ऑब्वियस कि गुड्स तो गए होंगे, गुड्स तो कम हुए हैं बेचे हैं, तो 5 रुपये के स्टॉक में से गुड्स माइनस कर दीजिए। नेक्स्ट, अब मेरे पास कैश नहीं आया, लेकिन उस पर्टिकुलर बंदे के नाम के डेटर तो आ गया। वो पैसे आज नहीं तो कल तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो अगर डेटर आ गए, अब वो पैसे आज नहीं मिल रहे, आज मिलते तो मैं कैश में ऐड करता, लेकिन वो बाद में मिलेंगे, इसका मतलब वो एज अ डेटर मेरे लिए फॉर्म हो रहा है। तो डेटर भी मतलब एटलीस्ट आपके लिए वो एक तरीके का असेट्स है, आज नहीं तो पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे। आपने उसको उधार सोल्ड कराया, आपने उसके ऊपर पैसे लगा दिए, अब पैसे लगा दिए तो आज नहीं तो कल तो पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे। तो जब मिलेंगे, जब तक नहीं मिलेंगे तब तक वो पर्सन आपके लिए डेटर बना रहेगा। आप जब उधार सोल्ड करेंगे तो डेटर, और जब उधार परचेज करेंगे तो क्रेडिटर, याद रखिएगा। तो यहाँ पे हमने उधार सोल्ड कराया तो वो डेटर है, तो डेटर भी एसेट्स होती है, तो 5 रुपये उसमें ऐड कर देंगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 5000 रुपीज़ ऑन क्रेडिट फॉर 8000 रुपीज़। आपने गुड्स सोल्ड तो कराया है लेकिन उधार कराया, और 5000 रुपये की कीमत वाली चीज़ों को आपने 8000 में बेच दिया। तो ये तो तय हो गई बात कि 3000 रुपये का मुनाफा है, प्रॉफिट है। और याद रखिएगा प्रॉफिट का डायरेक्ट रिलेशन होता है आपके कैपिटल से। अगर प्रॉफिट होगा तो कैपिटल बढ़ेगा, और अगर लॉस होगा तो कैपिटल घटेगा। तो 3000 रुपीज़ तो आप कैपिटल में ऐड कर देंगे, कैपिटल यानी लायबिलिटी में जो कॉलम बनता है। उसके बाद 5 रुपये का आपने गुड्स तो बेचे ही हैं, तो गुड्स तो 5 रुपये के खत्म हुए ही होंगे, मतलब वो तो कम हुए ही हैं, तो स्टॉक में से 5000 माइनस। लेकिन वो पैसे अभी नहीं मिलेंगे, 8000 रुपीज़ आपने उधार बेचा तो वो आपके लिए डेटर बन गया, अभी समझाया था। तो डेटर में 8000 ऐड, गुड्स में से 5000 माइनस, और आपका प्रॉफिट हुआ है 3000, तो उसको कैपिटल में ऐड करेंगे। नेक्स्ट है पेड 1000 रुपीज़ फॉर एक्सपेंस। आपने कोई एक्सपेंस पे, मतलब कोई खर्चा पे करा 1000 रुपये। अब वो खर्चा सैलरी भी हो सकता है, रेंट भी हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी हो सकता है, वेजेस भी हो सकता है, इंटरेस्ट भी हो सकता है, एनी फॉर्म, एनी काइंड ऑफ फॉर्म में वो आपके लिए एक्सपेंसेस आ सकते हैं। लेकिन एक्सपेंस है तो पैसे तो गए होंगे ना, कर्जा तो, सॉरी आपके पास बेसिकली पैसा गया है, इसका मतलब बेसिकली खर्चा तो हुआ है, खर्चा हुआ है, इसका मतलब एक तो तय है कि पैसा गया, कैश तो कम हुआ क्योंकि हमने एक्सपेंस पेड करा है, तो कैश में से माइनस, और दूसरा आपकी पूंजी भी तो कम हुई होगी, आपने कैश पेड करा है तो कैपिटल भी कम हुई है, तो कैपिटल भी माइनस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है फिर आपका सार्थक विड्रॉ 20,000 फॉर पर्सनल यूज़। अब ये क्या होता है, पर्सनल यूज़ के लिए उसने पैसे विड्रॉ कर दिए बैंक फर्म से। अगर पर्सनल यूज़ के लिए वो पैसे विड्रॉ करा है तो इसको हमने ड्राइंग का नाम दिया, पता होगा ड्राइंग का मतलब ही बेसिकली क्या होता है। ये सारी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में से पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ, तो आप वो गो थ्रू कर लें। तो आपने पर्सनल यूज़ के लिए 20,000 निकाले हैं, इसका मतलब वो ड्राइंग है तो बेसिकली फर्म के पास से अभी कैश भी गया, और फर्म से अभी कैपिटल भी कम हो गया, क्योंकि पैसे आपने निकाल लिए तो आपके पास कैश भी कम और आपकी पूंजी भी कम, तो कैश और कैपिटल दोनों से माइनस। 10th पर चलते हैं। क्या क्या परचेज गुड्स फ्रॉम महेश। आपने गुड्स परचेज करें किसे, महेश से, और कितने रुपए करते हैं, 10,000 रुपीज़ की। अब महेश से परचेज करा, इसका मतलब अगर इफ पर्सन नेम आर गिवन इन ट्रांजेक्शन दैट मीन्स इट इंडिकेटेड द क्रेडिट ट्रांजेक्शन। आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि अगर अगर आपके पास नाम मेंशन है, किसी का नेम मेंशन है, इसका मतलब वो क्रेडिट परचेज है। तो आपने परचेज तो करा महेश से, लेकिन 10,000 रुपीज़ का, वो भी उधार। ओके परचेज करा, गुड्स तो आए ही होंगे, गुड्स आए हैं तो आपने 10,000 रुपीज़ असेट्स में स्टॉक के कॉलम में ऐड तो करना ही करना है, लेकिन पैसे नहीं जाएंगे तो लाइबिलिटी तो आएगी उसके प्रति, तो इसीलिए लाइबिलिटी में आप ऐड करेंगे 10,000 रुपीज़। ओके,
और ये कैपिटल ना होकर के आप क्रेडिटर कर देना, क्योंकि वो क्रेडिटर बनेगा, वो बाय मिस्टेक कैपिटल लिख दिया गया है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, अब कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, व्हाट डू यू मीन बाय आउटस्टैंडिंग? तो आउटस्टैंडिंग का मतलब सिंपल सा ये होता है, एक्सपेंस ड्यू बट नॉट पेड येट, कि वो खर्चा ड्यू हो गया है लेकिन अब तक हमने पेड नहीं करा। तो जब तक हम पेड नहीं कर रहे हैं उस पर्टिकुलर एक्सपेंस को, तब तक वो हमारे लिए आउटस्टैंडिंग बना हुआ है, तो इट इज़ अ काइंड ऑफ अ लाइबिलिटी फॉर दैट। तो आपके लिए वो एक तरीके का लाइबिलिटी है, ठीक है। तो जैसे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम पे रेंट हो सकता है, सैलरी हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो सकता है, वेजेस हो सकता है, इंटरेस्ट हो सकता है, कुछ भी होगा। तो यहाँ पे हमने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 2000 लेट कर रखा है। तो अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, देखिए पैसा अभी तो नहीं जाएगा क्योंकि अभी आपने पे नहीं करा, तभी तो आउटस्टैंडिंग बना हुआ है, लेकिन आने वाले टाइम पे तो जाएगा। तो पैसा अगर अभी जाता तो मैं कैश में से माइनस करता, लेकिन अभी नहीं जाएगा, आने वाले टाइम पे जाएगा। तो जब आने वाले टाइम पे जाएगा तो आने वाले टाइम पे आपकी कैपिटल तो कम होगी। तो इसीलिए फ्यूचर पेमेंट्स में जो पैसे आपके पास से जाने वाले हैं उसके लिए आप क्या करेंगे, कैपिटल में से माइनस करेंगे। इसकी मतलब सबसे पहला इफेक्ट, आप कैपिटल में माइनस करेंगे आउटस्टैंडिंग बेसिकली जो भी आपका एक्सपेंस है। और दूसरा, आपके लिए भी लाइबिलिटी बनी हुई है वो, तो आप लाइबिलिटी में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम का कॉलम बनाएंगे और वहाँ पे ऐड करेंगे 2000 रुपीज़, ठीक है। नेक्स्ट है अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम का मतलब क्या होता है, ऐसी इनकम जो अर्न बट नॉट रिसीव येट, आपने वो इनकम कमा तो ली है लेकिन आपको अब तक रिसीव नहीं हुई है ना। जैसे कई बार क्या होता है कि आप किसी पर्टिकुलर फॉर्म में जॉब कर रहे हैं, आपका मंथ जो है 38 को हर मंथ के एंड में हो जाता है, लेकिन आपको वो बहुत सैलरी 5 4 तारीख 6 तारीख को दे रहा है। इसका मतलब जब तक वो नहीं दे रहा 3 4 दिन, वो अक्रूड बना हुआ है क्योंकि वो आपने अर्न कर लिया लेकिन आपको अब तक रिसीव नहीं हुआ, ठीक है। तो बेसिकली तो पैसा आज नहीं तो कल तो रिसीव होगा ही होगा। तो पैसा आज नहीं तो कल तो रिसीव होगा ही होगा। तो बेसिकली इसलिए देखो, अगर आज ही तो कल तो रिसीव होगा, इसका मतलब आज ही तो कल तो मेरी कैपिटल इंक्रीज होगी। इसीलिए हम क्या करेंगे, बेसिकली कैपिटल में क्या करेंगे, एक तो बेसिकली आप कैपिटल में ऐड कर देंगे, क्योंकि आपका आज ही तो पैसा कल रिसीव होगा, तो एक तो कैपिटल बढ़ेगी आने वाले टाइम पे, और दूसरा एक तरीके से असेट्स ही तो है, मेरे को देना नहीं है फ्यूचर में, लेना ही तो एक तरीके से असेट्स है आपके लिए। तो अक्रूड इनकम आप असेट्स में ऐड करेंगे जितना भी अमाउंट है, ठीक है। नेक्स्ट है फिर इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। आपने इनकम रिसीव कर ली किसी के एडवांस में, अगर आप किसी भी चीज़ की अगर आप इनकम एडवांस में रिसीव कर रहे हो, तो अब आपके उसके प्रति क्या बनेगी, लाइबिलिटी बनेगी कि नहीं, उसको काम टाइम पर करके देना पड़ेगा। तो इट इज़ अ काइंड ऑफ अ लाइबिलिटी फॉर यू, ठीक है, कि आप किसी की इनकम एडवांस में रिसीव कर रहे हो, तो अब आपके उसके प्रति जिम्मेदारी बनती है कि आप उसका काम टाइम पर टाइमली पूरा करके दें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी आपके पास एटलीस्ट कैश तो रिसीव हो ही गया। अगर आपने एडवांस इनकम रिसीव कर तो कैश तो आ ही गया, तो एसेट्स तो बढ़ाई दीजिए, और साथ के साथ आपके उसके प्रति लाइबिलिटी भी आ गई इनकम रिसीव एडवांस के नाम की। तो आप लाइबिलिटी में कॉलम भी बनाएंगे इनकम रिसीव एडवांस का, और उसमें 10,000 रुपीज़ ऐड, और कैश भी आ गया क्योंकि एडवांस में रिसीव कर तो लिया, कैश तो रिसीव किया ही है एटलीस्ट, तो वो एसेट्स में भी ऐड करेंगे। तो एक इफेक्ट कैश में एसेट्स में ऐड, और दूसरा लाइबिलिटी में कॉलम बनाएंगे इनकम रिसीव एडवांस और वहाँ पे ऐड। नेक्स्ट है प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस को हम अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस भी बोल देते हैं, जैसे कि यहाँ पे 2000 लेट कर रखा है। प्रीपेड नाम से क्या रखी, प्री पेमेंट, आपने उस चीज़ की प्री पेमेंट कर दी है, अब आपको उसका केवल बेनिफिट ही ड्राइव करना है, वहाँ से आपको कुछ पेमेंट नहीं करनी, ऑलरेडी यू यू पेड इट, ठीक है। तो अब अगर आपने पेड कर दिया तो कैश तो बेसिकली क्या हो गया, कैश तो आपके पास से चला ही गया है ना, कैश तो आपके पास से चला गया। तो आप बेसिकली यहाँ पे ये थोड़ा सा प्लस हमने गलती से लिख दिया है, तो आप कैश में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि प्रीपेड कर दिया तो कैश माइनस। और अब एक तरीके का वो प्रीपेड एक्सपेंस आपके लिए एसेट का काम करेगा, क्योंकि अब आपको केवल वहाँ से बेनिफिट ड्राइव करना, अपने पैसे तो लगा ही रखें। तो वो एसेट में भी एक कॉलम बनाएगा प्रीपेड एक्सपेंस, और वहाँ पे ऐड और कैश में से माइनस। इसको बाय मिस्टेक कर दिया गया, तो आप ठीक कर लें। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मतलब बेसिकली क्या होता है कि आपने जो बिजनेस से पैसे निकाले थे, जो ड्राइंग करी थी, उसके ऊपर अब फर्म आपको इंटरेस्ट लगा रही है, क्योंकि अब आप पैसे अभी तो देंगे नहीं, बाद में देंगे। तो जब तक नहीं देंगे तब तक फर्म आपके ऊपर इंटरेस्ट लगाएगी। तो अगर फर्म आपके ऊपर इंटरेस्ट लगा रही है, तो बड़ा ही सिंपल सा है, तो जो भी बेसिकली ड्राइंग आपने करी थी उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट लगा रही है, तो सबसे पहले इफेक्ट तो आप क्या करेंगे, कैपिटल में ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि क्या होगी, उससे उससे जो फर्म की कैपिटल वो बढ़ जाएगी, क्योंकि फर्म के पास पैसा और आएगा, क्योंकि आपने पैसे निकाले तो फर्म को एज अ इंटरेस्ट मिलेगा, तो फर्म को मिलेगा, तो फर्म के लिए तो वो प्रॉफिट है, तो आप बढ़ाएंगे। और आपके पास से पैसे कम हो जाएंगे, यानी आपकी कैपिटल कम हो जाएगी, इसीलिए वो आप माइनस करेंगे। तो इसका सिंपल सा इफेक्ट, कैपिटल में ही आपको एक बार ऐड करना है और कैपिटल में ही एक बार आपको माइनस करना है। एक बार कैपिटल में इस पॉइंट ऑफ व्यू से ऐड करना कि क्योंकि फर्म के पास पैसे बढ़ेंगे, पूंजी बढ़ेगी, और आपके पास की पूंजी कम हो जाएगी, दैट्स व्हाई। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसका भी इफेक्ट बिल्कुल सेम रहता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब आपने जो भी कैपिटल लगाया था, अब आप फर्म से मांग रहे हैं कि भैया हमने आपके कैपिटल लगाया था, तो आप हमें इंटरेस्ट दो। तो वो फर्म के लिए लॉस है, फर्म के लिए लॉस है, तो फर्म की कैपिटल घटेगी तो फर्म एक बार माइनस करेगी, और आपकी कैपिटल बढ़ेगी तो आप एक बार ऐड करेंगे। तो कैपिटल में ऐड और कैपिटल में माइनस। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन ऑन असेट्स एट द रेट 10%। अब आप डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं, असेट्स मतलब जो भी पर्टिकुलर असेट्स होंगे मेंशन होगी उस टाइम, मशीनरी, फर्नीचर, जो भी है, ठीक है। और डेप्रिसिएशन हरदम फिक्स एसेट्स में लगता है, फिक्स एसेट्स में भी टेंजिबल एसेट्स में लगता है। और अगर इंटेंजिबल में लगता है, अगर इंटेंजिबल की वैल्यू कम होती है, जैसे लाइक गुडविल, तो उसको एम्रोटाइजेशन कहते हैं, डेप्रिसिएशन नहीं कहते।
तो अभी यहाँ पे डेप्रिसिएशन है, तो डेप्रिसिएशन का मतलब सामान्य टूट-फूट या घिसावट या यूज़ करने से जो वैल्यू में कमी आ रही है, तो उस पर्टिकुलर असेट्स की वैल्यू तो कम होगी होगी, तो असेट्स में से माइनस करेंगे और कैपिटल में से ही माइनस, क्योंकि आपकी कैपिटल भी कम हो रही है इसलिए। नेक्स्ट है गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर, कि आपका कोई पर्टिकुलर गुड्स था वो डिस्ट्रॉय मतलब ख़राब हो गया बाय फायर, आग लगने से, तो गुड्स का लॉस हो गया, तो स्टॉक तो जाएगा ही जाएगा, स्टॉक कम हो गया और दूसरा आपकी कैपिटल भी कम हो गई। ओके, तो थैंक यू फॉर दैट।